हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर बना रहे होंगे। और अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये वीडियो पॉलिटी से है दोस्तों। हम आज बात करने वाले हैं भाग 3 की। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बना दिए दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 पर। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखना चाहिए आपको, और ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पॉलिटिक्स से। तो आपको पता है टोटल इसमें कितने भाग हैं दोस्तों? पॉलिटिक्स में 22 भाग हैं। और इस 22 भाग में हमने 2 भाग पहले ही डिस्कस कर रखा है, जिसमें हमने बात किया था। पहला भाग आपको क्या है, केंद्र और राज्य के बारे में बताता है दोस्तों। और जो दूसरा भाग है दोस्तों, वो नागरिक के बारे में बताता है कि कौन लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं। और तीसरा भाग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है दोस्तों। इसमें नागरिकों को उनके मूल अधिकार बताए गए हैं कि आपके ये मूल अधिकार हैं दोस्तों, यानी आप सरकार से ये चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, यानी सरकार इस अधिकार को देने के लिए बाध्य है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर समय, कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जिसमें सरकार आपसे ये मूल अधिकार छीन भी सकती है। तो कंडीशन हम बताएंगे दोस्तों, किस कंडीशन में सरकार आपसे मूल अधिकार छीन सकती है। और आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं आपके मूल अधिकार पे ही। तो भाग 3 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भाग 3 में साफ साफ रखा गया है दोस्तों मूल अधिकार, या इसी को मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इनकी बात करें तो दोस्तों ये आर्टिकल 12 से 35 तक, टोटल इस भाग 3 की ही बात की गई है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, और आर्टिकल 12 में, और मतलब टोटल अगर बात करें तो आर्टिकल 14 से 35 तक तो ये बताया गया दोस्तों कि आपके पास क्या क्या मूल अधिकार हैं। ठीक है, इसके पहले हम कुछ और पॉइंट्स हैं दोस्तों जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सिंपल सी पहली क्वेश्चन यही बन जाता है दोस्तों कि भाग 3 किससे संबंधित है। तो जो भाग 3 है दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, भाग 3 से संबंधित आर्टिकल क्या है, तो 12 से 35 जो है भाग 3 से संबंधित आर्टिकल हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है यहीं पर। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों जो हमको बताते हैं। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आप कहेंगे मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों? देखिए, विश्व में सबसे पहली बार जो है, पहला देश है दोस्तों जो अपने नागरिकों को मूल अधिकार देता है दोस्तों, और वह देश है दोस्तों आपका ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन जो है दोस्तों ये भी वहाँ के जो भी मतलब पूंजीवादी लोग थे दोस्तों, उनके दबाव में आकर के ब्रिटेन जो है अपने नागरिकों के लिए एक पत्र तैयार करता है, उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा, जिसमें बताया गया है कि जो भी ब्रिटेन के नागरिक हैं उनके क्या क्या मूल अधिकार हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए, मैग्ना कार्टा एक प्रपत्र होता है, प्रपत्र है जिसपे ब्रिटेन के नागरिकों के लिए मूल अधिकार की बात रखी गई है दोस्तों। तो इसीलिए इसकी तुलना हम किससे करते हैं, मैग्ना कार्टा से कहते हैं। और ये समझिए इस तरह से कि जो मैग्ना कार्टा है दोस्तों, ये ब्रिटेन का एक क्या है, ब्रिटेन का ही एक मूल अधिकार है, ब्रिटेन के नागरिकों के लिए एक मूल अधिकार है। ठीक है, दूसरी चीज एक ही है कि पहला क्वेश्चन ये बन गया कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं दोस्तों, तो भाग 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो मूल अधिकार है दोस्तों इस पे जो है वाद विवाद आप नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मूल अधिकार को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ये जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो आपके मूल अधिकार हमेशा के लिए बने रहेंगे। जब तक भारत का संविधान है तब तक आपको मूल अधिकार बने रहेंगे, बशर्ते जो है आपके जो मूल अधिकार हैं दोस्तों। देखिए, जो मूल अधिकार हैं यह है, इसमें आप अगर कोई नागरिक है, ठीक है, अगर कोई भी अन्यथा काम नहीं करता है तो उसके लिए उसका जो मूल अधिकार है दोस्तों वह बना रहेगा। और इसमें साफ साफ लिखा गया दोस्तों, जो आर्टिकल 32 है कि मूल अधिकार का जो रक्षक है दोस्तों वह सुप्रीम कोर्ट है। यानी आपके अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है आपके अधिकारों का क्या करता है, रक्षा करता है दोस्तों। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मूल अधिकार पर हम कोई वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये हो सकता है मूल अधिकार में हम पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा कुछ और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। जो भी आपके मूल अधिकार हैं दोस्तों उसको कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तीसरी चीज क्या है, मूल अधिकार यूएसए से लाया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो आपका मूल अधिकार है दोस्तों, आपको पता है जो भी संविधान हमारा बना है, यह संविधान जो है कई देशों से मिलकर बना हुआ है। यानी कई देशों से हम अलग अलग चीजें लेकर आए हैं और फिर अपने संविधान को बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका मूल अधिकार है ये कहाँ से लाया गया, यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है दोस्तों आपका मूल अधिकार।
ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके हमेशा पूछे जा सकते हैं। क्या मूल अधिकार वाद विवाद योग्य है? तो नहीं है। क्या मूल मतलब शिक्षा का मतलब मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भाग 3 को कहते हैं। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं हम आर्टिकल। चूंकि आपको पता है मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, जो आपके मूल अधिकार यानी भाग 3 है, आर्टिकल 12 से कहाँ तक है? 35 तक है। देखिए आर्टिकल 12 में ये कहा गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य का मतलब ये राज्य नहीं है स्टेट, जैसे उत्तर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ऐसा मतलब नहीं है। राज्य वह होते हैं दोस्तों, उस इसमें राज्य उसे कहा गया है जो हमारे ऊपर क्या करे, नियम बनाए, उसे हम क्या कहते हैं भाई? राज्य कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका जो रेलवे मंत्रालय है दोस्तों, वो रेल के कर्मचारियों के लिए खुद नियम बनाता है दोस्तों, है ना। रेल के कर्मचारियों के लिए नियम कौन बनाता है? रेलवे मंत्रालय बनाता है। तो जो रेलवे मंत्रालय है वह क्या है? एक तरह का राज्य है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अन्य जो भी संस्थाएं हैं दोस्तों, वह अपने कर्मचारियों के लिए खुद क्या करती हैं? बनाती हैं दोस्तों, रूल्स बनाती हैं। तो यानी वो हम पर रूल्स बना रही हैं, तो हमारे लिए क्या है? राज्य हैं। तो इसमें राज्य के डिफिनेशन दिए गए हैं कि कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, किसे आप राज्य कहेंगे। तो बस इतना समझिए, जो हमारे ऊपर क्या करता है? कानून बनाता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। समझ में नहीं आया? तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से समझ में गए। तो आर्टिकल 12 यहीं से खत्म हो जाता है। आर्टिकल 13 की बात जो करें दोस्तों, ये कहा जाता है, इसमें ये कहा गया है कि मूल अधिकारों का हम अल्पीकरण कर सकते हैं। मूल अधिकारों का हम अल्पीकरण कम कर सकते हैं, मतलब मूल अधिकार को हम कम कर सकते हैं। यानी मूल अधिकार को कम करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप कम करने का अर्थ है कि जैसे आप मतलब हर एक कंडीशन में नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन में, जैसे आपातकाल की स्थिति में आ गई, तो आपातकाल की स्थिति में आपके मूल अधिकार को क्या कर सकता है? कम किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें ये कहा गया संविधान के बनाए गए पहले के कानून लागू होंगे। यानी संविधान में जो पहले के कानून बनाए गए हैं वो सभी कानून लागू होंगे, बशर्ते किसी के मूल अधिकार को वो हनन नहीं करता हो, यानी किसी के मूल अधिकार को नुकसान नहीं करता हो। तो जितने भी कानून बनाए गए हैं सभी क्या हो जाएंगे? लागू ही रहेंगे। अब बात करते हैं मूल अधिकारों का अल्पीकरण ये कब हो सकता है दोस्तों। देखिए आपको पता है दोस्तों कि जब आपातकाल की स्थिति आ जाए, यानी आपातकाल की यानी किस राष्ट्रपति शासन लग जाए, आपातकाल की स्थिति आ जाए दोस्तों, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? मूल अधिकारों को छीन सकते हैं, नागरिकों को उनके मूल अधिकारों को छीन सकते हैं। सपोज करिए कि हमारा मूल अधिकार है दोस्तों आंदोलन करना। संविधान ने हमको दिया है दोस्तों, आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, हम स्वतंत्र हैं शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए। अब सोचिए दोस्तों क्या होगा कि अगर कहीं से मान लीजिए भारत देश पर, मान लीजिए सपोज करिए ऐसा भारत और पाकिस्तान में क्या हो जाए? लड़ाई हो जाए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए, और मतलब ऐसे जो मान लीजिए भारत और चाइना में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। अब इस कंडीशन में आप सरकार से आंदोलन करके कुछ मांगे रख रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि इसमें बेरोजगारी तो बहुत ही चरम पे है, तो आप उधर भारत और पाकिस्तान चीन से क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है, और आप यहाँ जाकर के दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें मतलब नौकरी चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो। तो इस कंडीशन में सरकार जो है आपके मूल अधिकारों को छीन सकती है और आपको जेल में डाल सकती है। तो कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों जिसमें आपके मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जब मार्शल लॉ कहीं लग जाता है, मार्शल लॉ लगने का मतलब क्या है? कहीं पर सैन्य शासन लागू हो जाता है। देखिए कुछ जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर में हमेशा सैन्य शासन लागू हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट हैं दोस्तों जहाँ पर कोई वाद विवाद हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर सैन्य शासन लागू हो जाता है। तो जो सैनिक लोग होते हैं दोस्तों, यानी वहाँ पर आपके मूल अधिकार को एकदम खत्म कर दिया था। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर सैन्य शासन लागू हो गया और मतलब जो भी सैनिक हैं वह अलाउ कर दिए दोस्तों कि आपको बाहर नहीं जाना है। अब आप क्या कर रहे हैं भाई? आप सोच रहे आप कहेंगे कि हमारा मूल अधिकार है बाहर जाना। भाई जब आपका मूल अधिकार है बाहर जाना तो आप बाहर घूम सकते हैं। और अब आपको पता नहीं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? सैन्य शासन लगा हुआ है, और सैन्य शासन में क्या है भाई? मूल अधिकार को छीन लिए जाते हैं। तो आपको जो घूमने की स्वतंत्रता दी गई है वह क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। और जो सैनिक है दोस्तों आपको पीट पीट के, है ना, पीट पीट के घर में पहुँचा देंगे। समझ में नहीं है?
तो आपके मूल अधिकार को छीन लिए जा सकते हैं इस कंडीशन में। कहीं से युद्ध हो गया दोस्तों तो उस कंडीशन में आपके मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे, यानी कहीं पर अगर आपातकाल की स्थिति आती है दोस्तों तो मूल अधिकार को कम किया जा सकता है, ठीक है। और आप अगर कोई अन्यथा काम करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई आप देश विरोधी नारे लगा लीजिए, समझ में आया? तो देश विरोधी अगर आप नारे लगाते हैं दोस्तों, तो अब मान लीजिए आप भारत में रह रहे हो और कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं भाई, देशद्रोह कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी आपके नागरिकता को छीन ली जा सकती है, ठीक है, यानी आपके मूल अधिकारों को छीन ली जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप मूल अधिकार पा गए हैं तो आप कुछ, मूल अधिकार पे हम अंकुश लगा सकते हैं, ऐसा संविधान में भली बात लिखा गया है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि हमें इस घूमने की स्वतंत्रता है तो हम कहीं भी घूम सकते हैं भाई, कैसे भी घूम सकते हैं, है भाई, लेकिन लिमिट में है, लिमिट में करेंगे हम कोई काम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, मूल अधिकार का अल्पीकरण कर सकते हैं, संविधान में बनाए गए पहले के सभी कानून क्या होंगे, लागू रहेंगे जब तक कि वह किसी के मूल अधिकार को नष्ट, मतलब मूल अधिकार को कम ना करे, यानी मूल अधिकार को हानि ना पहुंचाए, ऐसे समझिए, ठीक है। तो आर्टिकल 13 ये हो गया। अब आर्टिकल 12 की हम 14 की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ से होता है दोस्तों स्टार्ट, जो आपके क्या क्या है समानता। देखिए आर्टिकल 14 से 18 दोस्तों, है ना, आर्टिकल 14 से 18 ये सिर्फ समानता की ही बात की जा रही है ना, इसमें हम लोग सिर्फ समानता की ही बात करेंगे। तो आर्टिकल 14 से 18 में समानता की बात की जाएगी, ठीक है। देखिए आर्टिकल 14 में ये कहा गया दोस्तों कि सबको विधि के समक्ष समानता, यानी जो कानून है दोस्तों, कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे भाई, समान होंगे, ऐसा आर्टिकल 14 में कहा गया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें समझिएगा, यहाँ पर कानून के समक्ष समानता है और यहाँ पर कानून का समान संरक्षण है, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। देखिए पहले जो भारत में ये लागू था, ठीक है, लेकिन बाद में जो है भारत में कौन, ये आपका देखिए ये आया था ब्रिटेन से। इसको कानून की समझ जो समानता है कहाँ से लिया गया भाई, ये ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। और ये जो है कानून का समान संरक्षण ये लिया गया है भाई, ये अमेरिका से यानी यूएसए से लिया गया है। अब देखिए बात समझिए, इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। क्या डिफरेंस है समझिए बात को। जैसे सपोज करिए ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कानून की समझ सभी लोग क्या है भाई, समान है, बात तो सही है, होना भी चाहिए कानून, लेकिन समान कब कह सकते हैं भाई, जब देश के प्रत्येक नागरिक इक्वल हो, है ना, देश के प्रत्येक नागरिक क्या हो, इक्वल हो, हर एक कंडीशन में इक्वल हो। जैसे वो मतलब कहीं पर ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, कोई पिछड़ा ना हो, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा ना हो, तो उस कंडीशन में आपने ऐसे करेंगे, कानून की समझ समानता लाएंगे। भाई एक लोग खाने के लिए तरस रहा है और एक लोग दोस्तों खाते खाते, मतलब कहा जाता है ना कि कोई खाने के लिए भी तरसे और कोई खाते खाते मरे, तो एक लोग अगर खाते खाते मर रहा है और एक लोग खाने के लिए तरस रहा है और वहाँ कहा जाए कि कानून की समझ सबकी समानता है भाई, तो आप बताइए कि जो खाने के लिए तरस रहा है ये कभी इसका बराबरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अरे भाई सोच ही नहीं पाएगा, वो पहले ही मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है, अच्छा एक बात और समझिए, ये ब्रिटेन में लागू कैसे हो गया। देखिए ब्रिटेन में दोस्तों ज़्यादा जो है ना जातिवाद नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन में लोग क्रिश्चियन लोग होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जातिवाद नहीं है और इस कारण वहाँ पर क्या है, ये चीज़ें लागू हैं, जातिवाद। और आपका जो अपना भारत है दोस्तों, यह एक जाति प्रधान देश है और यहाँ पर इतनी तरह की जातियाँ होती हैं दोस्तों, और उस जात के आधार पे मतलब हम ऐसे समझ लीजिए कि ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ आर्थिक लोग से, मतलब आर्थिक रूप से लोग जो हैं थोड़ा बहुत कम, अधिक या कम हो सकते हैं, अमीर या गरीब हो सकते हैं, लेकिन भेदभाव किसी भी तरह का कुछ भी नहीं था दोस्तों। तो इस कंडीशन में भीमराव अंबेडकर जी ने इनका विरोध किया भाई, कहा चूँकि आपको उनको पता है दोस्तों, वह तो जो अनुसूचित जाति हैं दोस्तों, उनके तो मसीहा दोस्तों, उनके लिए तो भगवान ही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम भी बहुत अच्छा किया, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा दोस्तों कि यह हम कैसे लागू कर सकते हैं, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं दोस्तों, जो हमारे बिरादरी के लोग हैं दोस्तों, यह बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों, जैसे जनरल हो गए दोस्तों, ओबीसी हो गए, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनका सुधार था, लेकिन जो सबसे खराब स्थिति में थे कौन दोस्तों थे, यह थे एससी और एसटी, ठीक है। तो ये लोग थे दोस्तों। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम देखिए, अगर इस कानून को हम लगा देते हैं, कानून की समझ समानता की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए जो
भाई जो आगे है दोस्तों, पहले से रेस में आगे है दोस्तों, तो उसे तो हम रोक नहीं पाएंगे। और ये बेचारा पहले से इतना ही कमजोर है कि रेस में भाग ही नहीं ले पाएगा। तो बताइए, जब ये रेस में भाग नहीं लेगा तो इनको तो कभी सामना कर नहीं पाएगा, यानी प्रत्येक कंडीशन में, यानी फिर वही स्थिति होगी दोस्तों कि इस वाले को, ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं दोस्तों, इनको दबा करके रखा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये लागू नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ पर कहा गया कि कानून की समझ समान जो है संरक्षण होगा। देखिए, कानून का समान संरक्षण, यानी सबके लिए जो है दोस्तों कानून का समान संरक्षण होगा। अब बात समझिएगा, देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि जो कानून का समान संरक्षण का मतलब ये हुआ कि चाहे वो दोस्तों कोई भी हो, चाहे वो कोई नेता हो और चाहे कोई गरीब हो, सबके लिए जो कानून है वो समान रूप से संरक्षण देगा। सबका संरक्षण क्या करेगा, समान रूप से करेगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल ऐसा होता नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम देखें कानून का समान संरक्षण कर दे दोस्तों, आप देखे होंगे कि जो आम लोग हैं दोस्तों, ठीक है, उनका कानून में उतना सुनवाई नहीं होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक लखीमपुर खीरी की घटना थी दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश करने के बाद भी उनको अगर वो मतलब गिरफ्तार नहीं किया गया, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है तब उन्हें गिरफ्तारी दी जाती है। अगर वहीं पर अगर कोई आम इंसान था दोस्तों, तो वह ना जाने कब का गिरफ्तार हो गया दोस्तों, वारंट निकलने से पहले ही। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है दोस्तों कि हमारे अभी हमने तो दे दिया दोस्तों, संविधान में लिख दिया गया है कि सबका कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा, लेकिन रियल में ऐसा अभी है नहीं, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स पावर दोस्तों बहुत ही हावी रहती है दोस्तों अन्य पावर की तुलना में। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें साफ साफ कहा गया कि जब कानून की समक्ष दोस्तों कोई भी ना ही तो बड़ा है और ना ही छोटा है। आप अगर राजा हैं तो भी आएंगे तो आपको, हाँ ये हो सकता है दोस्तों कि आपको थोड़ा सा ऑफिस, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि दोनों, अगर आप उनको नीचे बैठाएंगे तो उनको भी आपको नीचे बैठाना होगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लिखा गया है, लेकिन आपको पता है दोस्तों कि देश में क्या चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद देखिए, आर्टिकल 14 याद रहेगा, कानून का समान मतलब कानून की समक्ष समानता की बात कही गई, यानी विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है, ठीक है। तो कानून का समक्ष समानता दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इस समय कौन लागू चल रहा है अपने देश में? कानून का समान संरक्षण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को अगले आर्टिकल को देखते हैं। अगर अगले आर्टिकल की आप बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या लिखा गया है, 1 सेकेंड, हाँ, आर्टिकल 15 में देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ऊपर कहा गया दोस्तों आर्टिकल 14 में कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे भाई? समान होंगे। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। और आर्टिकल 15 दोस्तों क्या है? सामाजिक समानता की बात करता है। कहता है कि समाज में जो सभी लोग हैं दोस्तों, वह उन सभी लोग समान होंगे, यानी उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे उनके जन्म के स्थान पे, चाहे उनके धर्म के स्थान पे, और चाहे उनके लिंग के स्थान पे, ठीक है। तो कहने का मेरा आशय ये है दोस्तों कि सामाजिक समानता होनी चाहिए। अगर कोई सिख धर्म का है दोस्तों और कोई हिंदू धर्म का है, तो सभी लोग को समान, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए कि ये सिख हो सकता है दोस्तों। अभी आप देखे होंगे कि कुछ कम्युनिटी कहीं पर ज़्यादा हावी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान कि वो क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ कर लिया गया, धर्म के आधार पे आप, चाहे वो किसी धर्म का हो दोस्तों, ठीक है, उसे आप वंचित नहीं कर सकते, ना ही जात के आधार पे, ना ही लिंग के स्थान पे, कोई भी भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई जो सड़क बना है, अब देखिए एक आपको किस्सा बताते हैं दोस्तों, अभी हाल ही की बात है दोस्तों, कि ये तो सही कहा गया है, धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या बताइए, इसका कहने का आशय ये है कि अगर कोई चीज़ है, कोई पब्लिक पैलेस दोस्तों, तो वहाँ पर एक हिंदू धर्म वाला भी जा सकता है, वहाँ पर एक सिख धर्म का भी जा सकता है, वहाँ पर एक निम्न जात का भी जा सकता है, वहाँ पर उच्च जात का, यानी इसमें कोई भी भेदभाव। सड़क बना है सबके लिए बना दोस्तों, हवाई जहाज बना है सबके लिए बना है, यानी सब लोग उड़ सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पर याद नहीं आ रहा दोस्तों, किसी मंदिर में अपने जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो किसी मंदिर में गए दोस्तों, और आपको पता है कि उस मंदिर में दोस्तों ये भेदभाव है दोस्तों, वहाँ पर अभी भी
इस समय की हम बात करें दोस्तों, अभी भी वहाँ पर अनुसूचित जातियों का यानी जो एससी वर्ग के लोग होते हैं दोस्तों, उनको जाने नहीं जाता उस मंदिर में। और जो अपने जो प्रेसिडेंट थे यानी रामनाथ कोविंद गए थे दोस्तों, और कहा जाता है दोस्तों कि वह जब पूजा करके निकले थे उसके बाद पूरे मंदिर को धोया गया था। तो देखिए कहीं ना कहीं आप जब राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है दोस्तों, तो यानी आम इंसान के साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी भी हावी हैं समाज में। तो अभी भी धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे देखिए दोस्तों, लिंग के आधार पे आप भेदभाव, यानी ऐसा नहीं है कि जो महिला है दोस्तों उनको, देखिए कुछ कंडीशन में तो भेदभाव अभी आगे आप पढ़ेंगे दोस्तों मिलेगा ही, ठीक है, महिला होने का कुछ फायदा तो मिलता है दोस्तों, आपको पता है संविधान में। तो लेकिन इस आधार पे अगर किसी पब्लिक प्लेस की बात करें तो वहाँ पर लिंग के आधार पे कोई महिला है कोई पुरुष है तो इसमें आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि जो जम्मू कश्मीर में है वह दिल्ली का लाल किला नहीं देख पाएगा, ऐसा नहीं है कि जो नागालैंड का है वो दिल्ली के लाल किला, यानी सबके लिए क्या है, समान अवसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी धर्म जाति और लिंग के स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 16 में क्या लिखा गया है इसको समझते हैं। अब देखिए आर्टिकल 16 साफ साफ कहा गया दोस्तों कि सरकारी पदों की प्राप्ति की समानता। आर्टिकल 16 जो है दोस्तों ये क्या है, यह आपका है, कहता है कि लोक नियोजन की समानता यानी सरकारी पदों की प्राप्ति की समानता। देखिए अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, पीछे कहा गया था दोस्तों आर्टिकल 15 में कि आप लिंग जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा कि कुछ लिंग के आधार पर यहाँ पर भेदभाव आपको देखने को जरूर मिलेंगे, लिंग के आधार पर, जात के आधार पर यहाँ पर भेदभाव देखने को मिलेंगे। तो देखिए आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए सबको समान अवसर दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी धर्म के हैं, तो आप भी उसके उतने ही अधिकार हैं दोस्तों जितना एक अन्य धर्म के हैं। तो सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोगों को सरकारी सेवा के लिए यानी सरकारी पदों की भर्ती के लिए कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तो सबके लिए समान लोग से मतलब एलिजिबल होंगे, यानी सभी की समानता होगी, है ना, समान रूप से मतलब भरने की जो समानता होगी सबके पास होगी, यानी सबका एक ही जैसा होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया दोस्तों, देखिए लिंग जाति स्थान के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। अब आप देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा दोस्तों कि हाल ही में जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग होते हैं दोस्तों, उन्हें कुछ ना कुछ छूट मिल जाता है। अगर कोई वह एग्जाम देते हैं, जैसे बीएसएफ का एग्जाम हो गया, एसएसबी का एग्जाम हो गया, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ छूट मिल जाता है, उनकी मेरिट में कहीं ना कहीं छूट मिल जाती है। तो ये इनके जात धर्म मतलब स्थान के आधार पर हो गया दोस्तों, यानी उनके अगर जो बॉर्डर के पास है दोस्तों उनको छूट मिल रहा है, यानी उनके स्थान के आधार पर उनको क्या दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है दोस्तों। फिर देखिए जो महिलाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है, महिलाएं, तो महिलाओं की भी क्या होती है भाई, आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए हाइट में भी क्या होती है, अगर आप देखें तो जो सैन्य विभाग दोस्तों, उसमें महिलाओं की हाइट क्या छोटी ली जाती है, ठीक है, महिलाओं की वेट क्या कम लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भेदभाव मतलब हो सकता है, मतलब अगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लिंग के आधार पे भी और जात के आधार पे भी हम भेदभाव कर सकते हैं। जात के आधार पे कैसे, मतलब भेदभाव नहीं करेंगे, इसको आरक्षण दिया जाएगा। देखिए बात समझिए, चूँकि आपको पता है कि शुरू से ही जो भारत है दोस्तों यह पुरुष प्रधान देश रहा और जाति प्रधान देश रहेगा। तो देखिए इसीलिए कहा गया दोस्तों कि कुछ जातियां अभी भी जो निम्न वो जातियां हैं दोस्तों वह भी अभी क्या है, पीछे हैं, और उनको बराबर लाने के लिए उनको क्या कहता है, आरक्षण। देखिए आरक्षण का मतलब सिंपल सा ही है दोस्तों कि वह निम्न वर्ग के जो लोग हैं दोस्तों उनको जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके बराबर लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और फिर अगर ये हो जाता दोस्तों, यानी ऐसे कहें कि बस आरक्षण का मतलब यही है दोस्तों कि जो निम्न वर्ग हैं उनको ऊपर उठाने का काम किया जाता है। तो देखिए यानी अगर कोई महिला है दोस्तों, देखिए अब आप बताइए कि महिला है, अगर महिला काम कोई वर्क कर रही है दोस्तों, तो आपको पता है कि महिलाओं की छुट्टी भी कर दी जाती है दोस्तों। अगर महिलाएं जो हैं प्रेग्नेंट हैं उस समय उनको क्या, अब आप कहेंगे कि नहीं आप मतलब काम करिए, आप बराबर पैसा ले रही हैं तो काम करिए, ऐसा तो कह नहीं सकते ना। तो सरकार ने कहा भाई कि अगर इस कंडीशन में कोई महिला है तो आप उसको 3 महीने की 1 महीने की जो भी है आप छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन पुरुष को ऐसा छुट्टी तो मिलेगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पुरुष और महिला में तो भेदभाव है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं,
ठीक है, यानी लिंग के आधार पे हम लोग आरक्षण दे सकते हैं, जात के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि जो SC ST के मतलब जो भी मेरिट बनता है दोस्तों, तो सबसे जो कम मेरिट बनता है दोस्तों SC ST के लिए होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जात के आधार पर हम क्या करते हैं, छूट आरक्षण दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है। तो आर्टिकल 16 में क्या कहा है दोस्तों कि सरकारी पदों के लिए सबको सभी लोग क्या है, समान है, सबको समानता प्राप्त है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर ये कहा गया है कि हम लिंग, जाति और स्थान के आधार पर क्या कर सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं, ऐसा कहा गया संविधान में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लिंग के आधार पे। क्योंकि देखिए अगर महिला है दोस्तों, कोई महिला है, तो आप देखेंगे कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुष के, देखिए ये बात समझिए, कहने का अर्थ है कि दोनों का सैलरी तो सेम मिलेगा भाई, काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन पुरुष के तुलना में जो महिलाएं होती हैं दोस्तों, उन्हें क्या होता है कि कुछ अलग फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, अगर वैसे देखिए जो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं दोस्तों, उन्हें कुछ अलग फैसिलिटी दी जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वहाँ पर स्थान के आधार पर भी हम लोग कुछ है छूट। अब देखिए सब बात समझिए, एक और समझिए कि जैसे जो नागालैंड यानी जो आपके जो पूर्व के जो देश हैं दोस्तों, वो उन देशों के लिए कुछ अलग प्रावधान रखा गया है कि वे अब मतलब थोड़ा मतलब ये जो हम लोग हैं दोस्तों, जो इधर के जो भी लोग हैं दोस्तों, उनसे थोड़ा हट के भी उन पे सभी नियम कानून भारत के लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, जात के मतलब स्थान के आधार पर भी कुछ आरक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। आर्टिकल जो 17 है दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 ये कहता है, सीधी सी बात है कि कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए भाई। अब देखिए हमने कहा ना कि जो भारत है दोस्तों, यह जाति प्रधान देश था। कैसा देश था दोस्तों, जाति प्रधान देश था। और यहाँ पर जाति पात का जो बोलबाला है दोस्तों, आज भी उतना ही है दोस्तों जितना पहले था। हालांकि कुछ चीज़ें अभी कम हुई हैं दोस्तों। तो इसमें कहा गया, देखिए जो आपको पता है पहले जात के जो लोग होते हैं दोस्तों, ठीक है, पहले जात के जो लोग होते हैं, पहले मतलब नीचे निम्न जात के जो लोग होते हैं दोस्तों, ठीक है, उन्हें छुआछूत के मतलब यानी अपने समाज में एक बहुत ज़्यादा भेदभाव था दोस्तों, छुआछूत। यानी अगर आप देखिए किसी ब्राह्मण का घर है दोस्तों, और वहाँ पर अगर कोई मान लीजिए चमार चला गया दोस्तों, वैसे तो कह नहीं सकते दोस्तों, मान लीजिए चला जाता था, इस समय तो ठीक है, ठीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसको दोस्तों हीन भाव से देखा जाता था। ठीक है, उससे दूरी बनाकर रखी जाती थी, यानी निम्न वर्ग के लोगों को मतलब एक हीन भाव से देखा जाता था। तो इसीलिए आप जब संविधान तैयार किया गया दोस्तों, उसमें एक आर्टिकल जोड़ दिया गया कि आप छुआछूत का भेदभाव क्या करेंगे, खत्म करेंगे, यानी अस्पृश्यता का अंत करेंगे। अगर कोई भी छुआछूत का भेदभाव करता हुआ पकड़ा जाएगा दोस्तों, तो उसे संविधान के अनुसार सजा भी दी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में क्या सीधे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 17 से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल याद रखिए अस्पृश्यता का अंत कहाँ से है दोस्तों, आर्टिकल 17 से। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 दोस्तों ये भी अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। इसमें कहा गया है दोस्तों कि आप जो है उपाधियों की अंत की बात कही गई है, यानी कई चीज़ें यहाँ पर कही गई है दोस्तों। देखिए पहली बात ये कहा गया है दोस्तों कि बिना, ठीक है, बिना कोई भी भारतीय नागरिक जो है दोस्तों, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना आप किसी भी विदेशी, ठीक है, उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते, यानी किसी भी विदेशी उपाधि को रख नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कोई भी अगर आप मतलब भारत के आदमी है दोस्तों, तो आपको अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना है दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार तो आपको भारत देता नहीं है। तो अगर कोई भी विदेशी पुरस्कार आपको प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपको भारत के राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। उसके बाद आप, ठीक है, उसके बाद आप जो भी उपाधि लिए हैं दोस्तों, उस उपाधि को अपने सरनेम की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है दोस्तों सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया गया है, तो वह कभी भी अपने नाम के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते, नहीं तो उनके उपाधि को छीन ली जा सकती है। तो उपाधियों का अंत यही कहा गया है दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार जो है दोस्तों
भारत सरकार भी कुछ उपाधियां देती हैं दोस्तों, कुछ पुरस्कार देती हैं, जैसे आपका सबसे भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। उसके बाद दोस्तों पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई दोस्तों 1950 में हुआ दोस्तों, ठीक है, 1950 में इसकी शुरुआत हुई। और फिर 1977 में जब जनता दल की सरकार आई दोस्तों तो इन्हें बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर 1977 में जब सॉरी 1900 आपका जो 80 में फिर इंदिरा गांधी की जो सरकार आती है दोस्तों, फिर इन्हें क्या कर देता था, स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 18 का संबंध किससे, उपाधियों के अंत से है। इसे आप याद रखेंगे, किसी भी उपाधि को आप अपने सर नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न टैगोर, ऐसे नहीं यूज कर सकते, नहीं तो आपकी उपाधि को वापस कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आज के जो हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें थे दोस्तों, हमने इसमें कवर किया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको